हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस डॉट। मैं हूं आपके एजुकेटर मलिक और आज हम लोग करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। जहां तक हम लोगों ने कर लिया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने समझ लिया था, जो कि इन्होंने 1911 में कैरी आउट किया था। तो 99.9% जो रेज थे, अल्फा रेज, वो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में पास हो गए थे। तो इससे प्रूव हुआ था कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस है, यानी खाली जगह है, जिससे ये पास हो जा रहे थे। दूसरा 0.1% जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए, किसी एंगल से ये डिफ्लेक्ट हो गए। तो यहाँ पे हमें पता चला था कि इसके बीचों बीच बीच में हो सकता है कि कोई चार्ज है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्ट कब होगा, डिफ्लेक्ट कब होगा, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज से टकराता तो वो अट्रैक्ट हो जाता, ना कि एक दूसरे को पुश करता या रिपेल करता। रिपेल हो रहा है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बीचों बीच है। तो और उसमें से 1/1000 जो थे वो बिल्कुल रिटर्न बैक आ गए, यानी 180 डिग्री पे ये रिटर्न आए। तो इससे हमें ये पता चला कि बिल्कुल बीचों बीच जो है यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। तो इन्होंने कंक्लूड यही किया, रदरफोर्ड साहब ने, कि बिल्कुल सेंटर पे ना एक न्यूक्लियस होता है जिसमें कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और ये कुछ खास बता नहीं पाए थे। अब इन्होंने बाद में ये बताया कि बाद में इन्होंने एक्चुअली नहीं बताया, बाकी दूसरे दूसरे साइंटिस्ट आते गए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने यहाँ तक कैलकुलेट ये कर लिया कि एटॉमिक नंबर जो होता है एलिमेंट का, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू देयर एटॉमिक नंबर। ओके। मास ऑफ एलिमेंट क्या होगा? मास ऑफ एलिमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा अगर एटम है तो इसके सेंटर पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और जो मास होगा वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ही होता है। क्यों? क्योंकि ये हैवी चार्ज होते हैं, सेंटर पे रहने की वजह से इनके जो मास होते हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है ना, यही मिला करके एटम का मास नंबर बनता है, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइन 4 थीटा/2 के। ओके। अगर मेटल आपने सेम लिया, जैसे कि आपने अगर गोल्ड फॉइल ले लिया है, या आपने कॉपर फॉइल ले लिया है, या आपने आयरन फॉइल ले लिया है, तो इसमें जो अल्फा पार्टिकल्स कितने स्कैटर्ड होंगे उनको आपको पता करना है। तो आपको इससे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कराना होगा sin 4 थीटा/2, जिस एंगल से ये डिफ्लेक्ट होंगे sin 4 से। ओके। अगर मेटल से डिफरेंट है और थीटा सेम हो, अगर सेम एंगल से ये डिफ्लेक्ट कर रहे हो, लेकिन मेटल आपने दूसरा दूसरा ले रखा है, एक में आपने आयरन ले लिया और दूसरे वाले में आप मान लो आपने गोल्ड ले लिया, तो यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनैलिटी आएगी? तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी आएगी n, यानी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विल बी प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, यानी एटॉमिक नंबर से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको जेई का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, नीट के क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। इस पे क्वेश्चंस जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स ने क्या बताया? बोर्ड साहब जो थे, अब ऑब्वियसली रदरफोर्ड साहब तो लैक कर गए कि उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने सिर्फ बता दिया कि नेगेटिव चार्ज होता है जो रिवॉल्व कर रहा होता है। सॉरी, रिवॉल्व उन्होंने नहीं बताया था, नेगेटिव चार्ज उन्होंने बताया कि होता है। और बीच में जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक न्यूट्रॉन होता है जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई। बीच में उन्होंने बताया कि एक न्यूक्लियस है। तो अब बोर ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं, अपने ही ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिनको हम शेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनका फर्स्ट शेल हो गया, जिसको हम लोग KLMN के हिसाब से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। फर्स्ट वाले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, सेकंड वाले में 8, थर्ड वाले में 18, इस तरीके से सो ऑन मूव करता जाता है। अब आते हैं बोर्स के पोस्टुलेट्स क्या थे। बोर्स का जो मॉडल था वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे ही वैल्यूएबल थे। जैसे
हाइड्रोजन, पहला तो हाइड्रोजन खुद ही हो जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑब्वियसली है। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या है, तो एच ई का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 2। अब एच ई में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम प्लस बचेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने हैं, 2 प्रोटॉन्स, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास, लेकिन प्रोटॉन क्योंकि सेंटर पे होता है, न्यूक्लियस पे होता है, तो क्या यहाँ से प्रोटॉन निकल कर बाहर जा पाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए प्रोटॉन 2 के 2 ही बचे रह गए। तो इसके ऊपर अब देखिए चार्ज की मिसबैलेंसी हो गई, यहाँ पे प्रोटॉन 2 और इलेक्ट्रॉन कितने, 1। अब जब 2 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 1 ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसका चार्ज लिखा He+। गॉट इट। और इसी तरीके से Li2+ और Ba3+, ये सारे के सारे जो है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं। अब आते हैं इनके पोस्टुलेट्स की तरफ। पोस्टुलेट्स क्या बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, ये आप देख रहे हैं ये इनका ऑर्बिट है, जिन्हें हम लोग शेल भी कहते हैं, ठीक है। और इसका के एलिमेंट जो होता है ना वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, वो क्लियरली वहां से समझ में आ जाएगा। और दूसरे पोस्टुलेट्स में इन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, मास वेलोसिटी और रेडियस, ये इक्वल टू होगा NH/2 पाई। n क्या है, ये है इसका शेल नंबर 1 2 3 4 जो भी होगा। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर हर्ट्ज, ठीक है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, इससे ये रिलेटेड रहते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। स्टेशनरी ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट होते हैं सॉरी, ये स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं और इनमें एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स जंप करके नहीं जा सकते, जब भी जाएंगे तो इनमें या तो एनर्जी इनको रिलीज करना होगा या एनर्जी गेन करना होगा, तभी ये जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी थर्ड वाले शेल में है, देन सेकेंड वाले एंड देन फर्स्ट वाले शेल में। और ये जो डिफरेंस आएगा ये सेकेंड वाले और फर्स्ट वाले में ज्यादा का डिफरेंस आ जाएगा, और इसको हम लोग रिलेट कर लेते हैं E इज इक्वल टू hc/λ, मालूम है हमें। और इसी को हम लोग h न्यू भी लिखते हैं, और E n2 माइनस E n1, ये एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा, डेल्टा मीन्स डिफरेंस। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एक पीरियोडिक टेबल, ओके। इस पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा हाइड्रोजन है, नेक्स्ट है हमारा हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम एंड सो ऑन, इस तरीके से एलिमेंट्स हैं। तो ये जो फर्स्ट हाइड्रोजन है इसके पास इसका एटॉमिक नंबर कितना, आप यहाँ से देख सकते हो, इसका एटॉमिक नंबर है 1। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने होंगे, 1। प्रोटॉन्स कितने होंगे, वो भी होंगे 1। अब इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इस हाइड्रोजन में, मान लीजिए ये आपका हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब इसका जो शेल है, इसकी जो ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिवॉल्व कर रहा है, और मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स में जब रहना है यहाँ, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास क्या ऑप्शन है, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, है ना, या किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले, प्रोटॉन क्यों नहीं दे, ऑब्वियसली प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर छुप कर बैठा है, वो कहाँ जाएगा, जो बाहर बैठा है उसे ही तो मम्मी सामान लाने बोलेगी ना, जो रूम के अंदर छुप कर बैठा है उसे तो मम्मी बोलेगी नहीं। तो इसीलिए जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर है ना, इसी का डोनेशन और इसी का एक्सेप्टेंस होता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से शेल से चला जाए तो हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, और जनरली यही होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। अगर ये गेन कर ले तो हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, लेकिन ये बहुत कम होता है, रेयरली होता है। जनरली हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, क्लियर है। अब आते हैं हम सोडियम और क्लोरीन के ऊपर। यहाँ से एक बार फिर से आप देखिए सोडियम, ठीक है, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और यहाँ आप क्लोरीन पे आइए, इसका एटॉमिक नंबर है 17।
अब इस पेज में आप बिल्कुल क्लियरली यहाँ से देख पा रहे होंगे, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, 11, प्रोटॉन्स कितने, 11। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट शेल जो होता है, आप इस तरीके से समझो, मान लो मेरे घर पे एक वन रूम है जिसको मुझे रेंट पे लगाना है, सॉरी, रेंट पे लगाना है, तो इसका चार्ज मैं आपसे लूंगी 2000 रुपीज। तो दो बंदे यहाँ आराम से 1,000 शेयर करके, मैंने बोला कि दो बंदे मैक्सिमम मैं इस रूम में अलाउ करूंगी। उसके बाद जो मेरे पास अपार्टमेंट है वो एक फ्लैट टाइप का है, उसमें मैं 8 बंदों को अलाउ कर सकती हूँ कि 8 स्टूडेंट्स यहाँ पे रह सकते हैं। सेकेंड वाले शेल में, सेकेंड फ्लोर जो है मेरा, उसमें 8 बच्चे रह सकते हैं, और सभी ने 1,000 मिलाकर 8,000 रुपीज हमें देना है रेंट। तो बताइए कि फर्स्ट वाले में सोडियम का, उसके बाद भी हमारा ना 8 ही मैक्सिमम होता है। तो दूसरा जो मेरा फ्लैट खाली है उसमें भी मैं बोलूंगी कि 8 बच्चे आ सकते हैं, 8 बच्चे यहाँ पे आकर के रह सकते हैं, आप सभी को 1,000 रुपीज देना होगा। तो यहाँ से सोडियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है बाबू 11। तो अब सोडियम क्या करेगा कि फर्स्ट वाले में दो बच्चों को भेज दिया कि ये जो फर्स्ट सिंगल रूम है, दो बच्चे चले जाओ वहां रह लो, 1,000 इनको देना होगा। बाकी जो 8 स्टूडेंट्स थे वो सेकंड वाले शेल में, यानी मेरा जो सेकंड फ्लैट है उसमें चले गए। 8 बच्चे यहाँ आ गए, ये लोग 8 बच्चे आकर रह रहे, ये भी 1,000 देने को रेडी, बिल्कुल हैप्पी, सारा माहौल अच्छा है, सब चंगा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गया एक इलेक्ट्रॉन बच गया, या एक स्टूडेंट बच गया। तो क्या आप बताओ कि ये 8,000 रुपीज दे पाएगा अकेले, नहीं दे पाएगा। तो ये क्या ऑप्शन इसके पास बचता है। अब यहाँ पे जो इसके गार्जियन है वो बोलेंगे बेटा तुम उनके साथ चले जाओ जिनके पास के 7 लोग हैं, एक की कमी है, उनके पास चले जाओ और मिलकर 1,000 दे दो। या ऐसा करो कि 7 बंदों को अपने पास बुला लो और 1,000 रुपीज दो। तो इसके लिए इजी क्या होगा कि ये खुद चला जाए एक, या फिर 7 बंदों को ढूंढे कि 7 बंदे कहाँ हैं, उनको मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट करा लूँ। तो इजी क्या होगा इसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन, यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे देना है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन यानी एक बंदा यहाँ से अगर चला जाता है तो फिर ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से जाता है तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस चार्ज, तो माइनस यहाँ से चला गया, तो अब प्रोटॉन तो 11 ही बचा है ना, और इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 10। तो कितने प्रोटॉन्स इसमें ज्यादा है, एक प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है, इसीलिए सोडियम के ऊपर आता है एक प्लस चार्ज, इसी को इसकी वैलेंसी बोलते हैं। क्लियर है। अब आते हैं क्लोरीन के पास। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है वो है 17। 17 एटॉमिक नंबर पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉन भी 17 और प्रोटॉन भी 17। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो पहले वाले में ये भी दो बंदों को भेज देगा, नेक्स्ट वाले में 8 जाएंगे और बच जाएंगे 7 नेक्स्ट वाले में, है ना। तो नेक्स्ट वाला जो इसका थर्ड फ्लैट है हमारा, इस थर्ड फ्लैट में यानी थर्ड शेल में या थर्ड ऑर्बिट में 7 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। लेकिन इसको अभी भी एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आया तो इन सभी को मिल करके 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज का बर्डन उठाना होगा। तो इनके पास ऑप्शन क्या होता है कि ये आसपास में ऐसे लोग को ढूंढे जिनके पास कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को देने के लिए रेडी हो जाए। तो इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, एंड हो गया लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट क्यों हो गया, क्योंकि इसको चाहिए था 1 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए था कि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो ये दोनों आपस में बन जाएंगे फ्रेंड्स, दोस्ती कर लेंगे, है ना, फ्रेंडशिप कर लेंगे। और अब एक इलेक्ट्रॉन इसका ये यहाँ से ले लेगा। तो इसके ऊपर क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे 17, अब एक और इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18। तो चार्ज किसका ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्लोरीन पे कैसा चार्ज, -1 का चार्ज। ठीक है। अब सोडियम Na+ बनाता है और क्लोरीन NCl- बनाता है। ये दोनों फिर से एक दूसरे को देखेंगे लव एट फर्स्ट साइट, और एक दूसरे से आकर के मिल जाएंगे, NaCl बना लेंगे, जो कॉमन सॉल्ट हम लोग खाते हैं घर में। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो घर पे आप सॉल्ट खाते हो ना, वो यही NaCl है। ठीक है बबुआ, बात समझ में आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को वैलेंसीज समझ में आ गई है ना।
यहाँ पे वैलेंसीज आप लोग समझ चुके हैं कि सोडियम की जो वैलेंसी है वो +1 है। अब हम लोग आते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसीज के पास, ये +2 है। एल्युमिनियम के पास आएंगे तो ये +3 है। और इस तरीके से सो ऑन आपको सारी की सारी वैलेंसीज जान लेनी है कि क्या है। ऑक्सीजन की वैलेंसीज -2 है। आयरन आयरन कैल्शियम का पहले डिस्कस कर लेते हैं। कैल्शियम इज +2 एंड सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। नाउ अगर आप मूव करो तो आपके पास है आयरन। तो आयरन दो वैलेंसीज शो करती है, +2 एंड +3। देन वी हैव Cu कॉपर। कॉपर की वैलेंसी +1 एंड +2। ये दो वैलेंसीज ये भी शो करती, क्यों शो करती है इसको हम लोग आगे जानेंगे, आगे अच्छे से समझेंगे इसको। फिलहाल अभी हम लोग एटम को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एटम में आप देखो इसका शेप कैसा होता है। इसका शेप होता है बिल्कुल सर्कुलर, और सर्कुलर शेप है तो ऑब्वियसली एक सेंटर होगा जिससे ये ज्वाइन होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। सर्कल में क्या होता है, रेडियस। तो इस एटम का जो रेडियस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एटम का रेडियस होता है n² h² बाई 4π² km e² z। अब नाउ व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ शेल और नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये इसका ऑर्बिट या शेल नंबर होता है। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स का कांस्टेंट है ये, जिसकी की वैल्यू मैंने आपको दे दी है अभी थोड़ी देर पहले। पाई इज 22/7 एज यू नो। k is constant and m is the mass and E is the electron, charge of electron, and Z is the atomic number। तो यहाँ से आप रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ये सारे के सारे इतने कांस्टेंट हैं तो इनका एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल कर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन होकर के आ जाता है सिंपली। सॉरी, मास एंड इलेक्ट्रॉन ये सारे के सारे तो कांस्टेंट है ना। तो यहाँ से जब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये आ जाएगा 0.53 n² बाई Z A0 एंगस्ट्रॉम में आएगा ये। ठीक है, तो रेडियस जो होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर ले R n से, ये 0.53 n² बाई Z एंगस्ट्रॉम। A0 is what? Angstrom। एंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू 10⁻⁻10 है मीटर। ठीक है, यहाँ से अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। n इज द नंबर ऑफ शेल और नंबर ऑफ ऑर्बिट, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं। इसको मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको। और z यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है। तो सिर्फ ये दोनों चीजें अगर आप निकाल लो तो आप यहाँ से रेडियस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब रेडियस से एक रिलेशन यहाँ पे आप समझ लो कि रेडियस से आप देख रहे होगे कि n नंबर ऑफ शेल जो है इसके स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। क्लियर है आपको ये? आते हैं एनर्जी की तरफ। एनर्जी क्या है? अब एटम है तो ऑब्वियसली उसके पास उसकी अपनी एनर्जी होगी। तो एनर्जी को हम लोग लिखते हैं En, नंबर के लिए, एंड -k Z E²/2 Rn। ये एनर्जी का आपका फॉर्मूला है। यहाँ से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। या सिंपली इसको अगर हम लोग ये जो कांस्टेंट है इसको सॉल्व करके एक वैल्यू ले आए तो यू विल गेट -13.6 E² ना, E² बाई n²। Z² एक्चुअली इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे, -13.6 Z² बाई n²। यहाँ से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका आएगा EV पर एटम। और अगर आपको जूल में चाहिए तो जूल में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁻18 Z² बाई n²। ये आ गया आपका जूल में, जूल पर एटम। यहाँ से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, या आगे वीडियोस में बनाऊंगी उसमें आप लोगों को बता दूंगी। रिलेशन आपको दिख रहा होगा,
E is directly proportional to Z square and E is inversely proportional to N square. ठीक है. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज आयनाइजेशन एंथैल्पी -E1 से ये कैलकुलेट हो जाता है. एनर्जी अगर आपको मालूम है तो आप इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी निकाल सकते हैं. सेपरेशन एनर्जी आपको निकालना है तो सेपरेशन एनर्जी ये इक्वल आ जाता है -E एक्साइटेड से. -E एक्साइटेड यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम हेयर. और V का जो फॉर्मूला होता है, V इज यानी वेलोसिटी अगर आपको इसकी निकालनी है तो वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2.18 इंटू 10⁶ Z/n. ठीक है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके लिए, आप इसको नोट कर सकते हो. यहाँ से एक और फॉर्मूला आप नोट कर लो टाइम पीरियड का. T इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻6 n स्क्वायर बाई Z स्क्वायर. इजी वे में सारे फॉर्मूलाज को मैंने लिख दिया है, आप यहाँ से इसको लर्न कर सकते हो. क्वेश्चन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज द एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है इसका. इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं आती हूँ कि लिमिटेशंस क्या क्या थे. लिमिटेशंस थे बोर एटॉमिक मॉडल का. लिमिटेशंस बोर्स मॉडल. बोर्स मॉडल के क्या क्या लिमिटेशंस थे? तो इन्होंने सबसे पहले डुअल नेचर नहीं बताया था माइक्रोस्कोपिक एटम का. डुअल नेचर होता है ना, डुअल नेचर नहीं बताया माइक्रोस्कोपिक एटम का. सारे के सारे हाइड्रोजन लाइक ही थोड़ी होते हैं, सारे H+, और Li2+ में ही थोड़ी यहाँ पे एंड हो जा रहा है. यहाँ पे और भी तो एटम्स होंगे ना. Ba+ का क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो Al3+ का क्या होगा, ये सारे भी तो एटम है. इनके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला. फिर इन्होंने बताया कि जीमेन और स्टार्क इफेक्ट नहीं बताया. जीमेन एंड स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया. फिर इन्होंने हिंजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी नहीं बताया. हिंजनबर्ग अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी आती है हर किसी कैलकुलेशन में, अनसर्टेनिटी तो आती ही है, तो इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला. उसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया डिफरेंस इन एनर्जी. सेम सेल में अगर सेम शेल में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी में डिफरेंस इनका आएगा. तो उस एनर्जी के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला. तो ये इनकी लिमिटेशंस थी, यहाँ पे ये फेल हो गए. ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. बाकी इसके जो सारे शेल वगैरह हैं मैं उसको डिस्कस कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.